जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कल ईद है, बकरा ईद है, बड़ी ईद है और आपने देखा कि हज हो चुका है और हमने देखा कि आज जो है ना वो मिडिल ईस्ट में ईद मनाई जा रही है। हमारे यहाँ कल ईद होगी, लेकिन नाज़रीन आपने बहुत सुना था कि ईद से पहले, कुर्बानी से पहले भी कोई कुर्बानी होनी है। वो तो अभी नहीं पता कब होगी, किसकी होगी, लेकिन एक चीज़ है कि जो हम देख रहे हैं कि सियासी और माशी महाज पे जो हम देख रहे हैं कि बहुत सूरत हाल ख़राब थी, वो बादल लगता है अब छटते जा रहे हैं और सियासी अमल लग रहा है कि दोबारा से शुरू होगा। अच्छी बातें कम रह गई हमारे मुल्क में, लेकिन अब लगता है कि शायद अल्लाह को भी तरस आ रहा है, कुछ चीज़ें ठीक होने का नाम ले रही हैं। IMF के साथ लगता है कि मामलात अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के करीब है, लेकिन साथ साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अगर मायदा नवा रिव्यू नहीं होता और ये 30 जून ख़त्म हो जाता है तो फिर $2.5 बिलियन का स्टैंड बाई अरेंजमेंट के लिए हुकूमत पाकिस्तान IMF से बात करेगी। लेकिन शवाहिद बता रहे हैं कि अब एग्रीमेंट हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जिस अंदाज से 3 मुलाकातें की थी पेरिस में और फ़ोन पे बात की थी IMF के MD के साथ, तो लगता है कि ये सियासी इक़्तिसादी तौर पे जो मुश्किलात थी वो कम होंगी। सियासी तौर पे सूरत हाल नाज़रीन तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। आपने देखा पहले लंदन मरकज़ हुआ करता था सियासी मामलात का, आज हम देख रहे हैं कि दुबई मरकज़ बना हुआ है। कल परसों 2-3 दिन से आपने देखा नवाज शरीफ साहब वहाँ पे हैं, सब अपने ज़रदारी साहब वहाँ पे मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज़ और बहुत सारे लोग। कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग भी वहाँ पे, अवन चौधरी भी मौजूद हैं। कुछ चीज़ों पे कहा जा रहा है अभी भी इख्तलाफ है, कुछ चीज़ें कहते हैं कि उस पर डेड लॉक है, कुछ चीज़ें तय हो गई हैं। अब अगला मंजरनामा क्या बताया जा रहा है? अब देखें ना, PTI और उसके लीडर के मार्जिनलाइज होने के बाद लगता है कि मैदान में दो ही बड़ी पार्टियाँ, दो ही बड़े प्लेयर रह गए, यानी PMLN और पीपल्स पार्टी। अब इलेक्शन कब होगा? अब कहा जा रहा है कि जी इसके लिए भी चीज़ें तय की जा रही हैं कि नवंबर में इलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर फ़र्ज़ करें ये जो शर्त है इलेक्शन कमीशन की कि जी हदबंदियाँ जो है ना वो होने के लिए 4 महीने चाहिए, 3 महीने चाहिए, और फिर यह है कि बाकायदा तौर पे सेंसस जो हमारा है मरदमशुमारी, इसको बाकायदा तौर पे जो है ना ऑफिशियली तस्लीम किया जाएगा नवंबर के बाद। तो इसमें कुछ वक्त दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये शायद मामला हमारा इलेक्शन का मार्च 2024 तक भी जा सकता है। बहरहाल अब तो इलेक्शन तो होंगे पहले या बाद में। अब क्या सूरत हाल बनेगी, सियासी सूरत हाल, मुल्क किधर जाएगा, कौन कौन से बड़े प्लेयर रह जाएंगे, आज इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरहमन तंगी साहब, और साथ फ़ोन लाइन पे मुझे ज्वाइन करेंगे मारूफ तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। जी तंगी साहब, आपसे शुरू करते हैं। अभी आपको क्या लग रहा है, ये सियासी और इक़्तिसादी मुश्किलात बड़ी हद तक हम देखते हैं कि कम होती नज़र आ रही हैं। ये देख रहे थे कि सियासी अमल का पहिया जो एक रुक गया था, जिससे बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि मायूसी, गैर यकीनी की सूरत थी, अब उसको कम होता हुआ लोग देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे? दो बड़ी पार्टियां रह गई हैं, इनमें जो इख्तलाफात हैं किस हद तक कम होंगे? क्या देख रहे हैं आप अगले चंद दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी सवाल के जवाब से पहले मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को हज मुबारक देता हूँ, जो उसने अपना एक फरीज़ा पूरा किया। और कल भी हमारी ईद है, तो मैं अपनी तरफ से पाकिस्तानी भाइयों के जो पाकिस्तान से बाहर है उनको एडवांस में ईद उल अज़हा पे मुबारकबाद देता हूँ। साथ साथ एहतशाम साहब, आपने सवाल किया कि कुर्बानी के ईद से पहले कुर्बानी होगी, और इंट्रो में आपने कहा और अभी आपने कहा कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन का साल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्च 2024 में इलेक्शन होगा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस बात पे स्टैंड ली है, और हम उम्मीद भी रखते हैं कि हम असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अब असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। इसलिए कि असम्बलियां मुद्दत पूरी करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियां दी है, और हम समझते हैं कि कमी बेशी हो इलेक्शन रिजल्ट में, लेकिन हम चाहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का ट्रांजैक्शन है ये अपनी वक्त पे हो। अभी जहां तक अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद इलेक्शन का वक्त है, तो आई थिंक कि अक्टूबर में इलेक्शन हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद 60 डेज में इलेक्शन हो, तो इलेक्शन भी वक्त पे होना चाहिए, ताकि हमारे जमहूरी निज़ाम जो है उसमें तसलसल हो और जमहूरी निज़ाम जो है वो मजबूती की तरफ आगे बढ़े।
अगर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो स्टैंड है, बाकी जमातें भी अभी समझते हैं, उन जमातों ने भी बहुत कुछ सीखा कि अगर हम कंसेंसस के साथ आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना चाहते हैं, तो ये एक पार्टी की बस की बात नहीं है। मैंने आपके साथ पहले शो में भी कहा था कि अगर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना चाहते, आप भी चाहते, मैं भी चाहता हूं, ब्रिगेडियर साहब भी चाहते, तो ये तब मुमकिन है जब हम कंसेंसस को डेवलप करें, जब हम ट्रस्ट को डेवलप करें, जनरल मासेस की कम्युनिटी की और बिजनेस कम्युनिटी की ट्रस्ट को बिल्टअप कर ले, तो तब ये सब चीजें मुमकिन है जब हम एक पेज पे आ जाएं कि ये हमारा मुल्क है और हम इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए, इदारों को मजबूत बनाने के लिए, इस मुल्क में मजबूत जमहूरियत के लिए अगर हम थोड़ी बहुत अपनी पसंद नापसंद से निकल कर मुल्क के लिए सोचे, इदारों के लिए सोचे, तो ये मुमकिन है कि इंशाल्लाह इस मुल्क में जमहूरियत भी मजबूत होगी, इदारे भी मजबूत होगी, और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगी। जी तंगी साहब, मेरा मेरा ख्याल है अब यही सवाल जो आपने जो बात की है, चलते हैं हमारे नवाज साहब से पूछते हैं। साहब, आपको क्या लगता है, तंगी साहब का तो कहना है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे और वो कंसेंसस की भी बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये कंसेंसस हो जाए, जो कि वक्त की ज़रूरत भी है, और कम से कम हमारा ये जो तरक्की का सफ़र है, ये जो रुक गया है पहिया, ये इसको दोबारा से चलाया जा सके? जी जी ब्रिगेड साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? आरिफ नवाज जी, मेरा ख्याल है दोबारा रब्ता करेंगे। जी तंगी साहब, आपसे ही मैं दोबारा पूछता हूँ। आपने तो बड़ी अच्छी बात की है, और जिस अंदाज से आप खुशफहमी कहें हम, या आपका आपकी ये जो हम खबर कहें, या आपके ख्याल में जो आपकी पार्टी का नुक्ता नज़र है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद अक्टूबर में इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन जिस तरह बात कर रहा है, हदबंदियाँ दोबारा से करनी है, डिलिमिटेशन, और ये सेंसस का काम सारा भी मुकम्मल करना है। और फिर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी जब तक कोई बड़े फैसले और भी होने हैं, मिलिट्री कोर्ट्स ने भी इस्टेब्लिश होना है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बाद वो कहा जा रहा है कि जी जो 120 बंदे हैं जिनका कोर्ट मार्शल भी हो रहा है, उनके ऊपर केसेस भी चलने हैं, और ये मिलिट्री चलें। मेरा ख्याल है आरिफ नवाज साहब आगे, उनसे बात। जी आरिफ साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, आई कैन हियर यू। जी आरिफ साहब, ये तंगी साहब अभी बात कर रहे थे, अच्छी बात कर रहे थे कि जी अक्टूबर में इलेक्शन देख रहे हैं, उनका ख्याल है कि सियासी तौर पे ये कंसेंसस हो जाएगा और ये मुल्क को दोबारा हमने तरक्की की पटरी पे चढ़ाना है, सियासी इक़्तिसादी मुश्किलात ख़त्म होनी है। आपको लगता है कि ये कुछ सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, आप डिपेंड ये करता है कि इनके मियां नवाज शरीफ के केसेस की क्या इश्यूज हैं। असम्बली से मुझे डिजॉल्व होती नजर आ रही है 10 और 12 के दरमियान में, 1-2 दिन पहले की तारीख में, ताकि इनको 90 डेज मिलेंगे और ये 90 डेज नवंबर में इलेक्शन करा दें। लेकिन जिस तरीके से केसेस इनके चल रहे हैं, अभी केस खत्म नहीं है, ये देखना ही है कि मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान आते हैं, ये सारे इलेक्शन उनके हिसाब से वो अपना प्लान करेंगे। क्योंकि अभी ने वो बिल भी पास करेंगे, सब अब आइंदा डेट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर देगा, तो उसमें ये देखना है कि ये 16 सितंबर तक काजी जो है काजी फायदा, ये 17 सितंबर को ओथ लेंगे। और मुझे तो ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब उससे पहले नहीं आएंगे, बल्कि उसके बाद आएंगे अपने केसेस। फिलहाल सारा बस टीम और लीगल टीम बनाई है, वो बैठ के फैसले करेगी। 17 को आएंगे, उसके बाद वो अपना कंटेस्ट करेंगे, जो भी लीगल उनको प्रोटेक्टिव बेल चाहिए या वो जेल जाएंगे, फिर अपने केस खत्म करेंगे, कैसे करेंगे, और फिर उनको कम अज गुफ्तगू कम से भी तो मुझे लग 3-4 रहा है कि महीने। सारी की सारी चीज़ें महवर बन गई हैं नवाज शरीफ साहब के सामने। आपको लगता है कि आप क्या समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के आने के बाद ही सियासी मंजरनामा क्लियर होगा कि अब क्या होना है? देखें, इसलिए कि PMLN इज नथिंग विदाउट हिम। इनके पास इलेक्शन में जाने का कोई ना स्लोगन है, ना मैनिफेस्टो है, ना कारकर्दगी है। इसलिए वो आएंगे, अपनी पुरानी बातों को जिक्र करेंगे, मेरे साथ ये हुआ, मुझे क्यों निकाला, मेरे से बड़ा जुल्म हुआ, मैं ये 4 साल रहा किए, वो किए। उसके इसके मतलब है कि उन 3-4 महीने चाहिए होंगे इलेक्शन कैंपेन के लिए। अगर उस लॉजिक को देखें तो या तो नवंबर में इलेक्शन होंगे, या हो सकता है फिर ये इलेक्शन कमीशन के थ्रू, क्योंकि अभी डिलिमिटेशन नहीं हुई है, सेंसस की डिजिटलाइजेशन नहीं हुई है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज होनी है, उसके बाद हल्का बंदियां करने के बाद कहीं जाके इलेक्शन होंगे। तो दिस कैन बी वन ऑफ द इश्यूज, अगर वो शायद हो कि जी जाके मार्च अप्रैल में इलेक्शन होगी, जो कि उनको PMLN को सूट करता है। लेकिन पीपल्स पार्टी फुल तैयार है, वो इसको शायद सपोर्ट ना करे। दे वांट कि इलेक्शन टाइम पर हो, ताकि उन्होंने अपना होमवर्क किया हुआ है,
सारा मलबा भी जो जा रहा है वो PMLN पे जा रहा है, जो कारकर्दगी नहीं दिखा सकते क्योंकि उनके फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका प्राइम मिनिस्टर है, उनका इंटीरियर मिनिस्टर है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी बेहतर प्लेस में है, इसलिए वो चाहेंगे कि वो पंजाब में आके बैठेंगे, जरदारी साहब आके अपना वोट देंगे, क्योंकि ये लोग टूट रहे हैं PTI के, दूसरी पार्टी को, उनको गैप ग्रैप करेंगे और कुछ ना कुछ अपना और पोजीशन स्ट्रॉन्ग करके दे विल ट्राई कि वो फेडरेशन में एक कोलिशन गवर्नमेंट बना लें। ये सियासी मंजरनामा नजर आ रहा है। चलें, इसमें अच्छी बात है तंगी साहब, जो हारिस नवाज का तो साहब का तो ख्याल है कि शायद ये जाएंगे मार्च अप्रैल में या फरवरी में जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कुछ ज़रूरियात पूरी करनी है। चलें, दोनों सूरतों में ठीक है, इलेक्शन अगर होता है नवंबर में हो जाए या फिर मार्च अप्रैल में हो जाए, होना चाहिए, ज़रूरी जल्द से जल्द होना चाहिए। लेकिन आपने तंगी साहब सुना कि जो नवाज साहब का जिस तरह जिक्र किया उन्होंने, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उस वक्त जब नवाज साहब आ जाएंगे और इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे तो सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ बदलेगी। अब जो कहते हैं कि जी PTI के कहना चाहिए मार्जिनलाइज होने के बाद कासम के अब्बा, उनकी फेट पता नहीं क्या होगी, और पीपल्स पार्टी जिस तरह चाह रही है कि जी उनको कुछ थोड़ा सा फ्री हैंड दिया जाए, और ख़बरें यही हैं कि जो मुलाकातें हुई हैं दुबई में और 10 एक लोगों के बारे में जरदारी साहब चाहते हैं कि PMLN जो है अपने कैंडिडेट ना खड़े करे। कैसे आता है यूसुफ गिलानी, उनके साहबजादे मूसा गिलानी हैं, कमर जुमा कारा हैं, इस तरह कुछ और लोग भी हैं। तो मेरा सवाल का तंगी साहब आपसे है कि नवाज साहब के आने के बाद फिर तो अब देखें ना, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी अब क्योंकि जो मुश्तरका दुश्मन था सियासी तौर पे वो तो साइड लाइन हो गया, अब इनकी अपनी लड़ाई शुरू हो जाएगी। और साथ साथ लोग ये भी कहते हैं कि वो जुमला बोला जाता है कि मफाद परस्तों की आखिरी लड़ाई उनकी बाहमी लड़ाई होती है। तो अब ये बाहमी लड़ाई हमने देखा पिछले कुछ दिनों में हमने शुरू हुई, फिर बिलावल भुट्टो साहब ने बयान दिया, बड़ी शहबाज साहब की तारीफ़ें की हैं, सॉरी करके चीज़ें वापस आ गई। तो सवाल बना बुनियादी तौर पे यही कि अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं, कैंपेन को लीड करते हैं, तो आपकी कोई पंजाब में कोई जगह बनेगी फिर? देखिए एहतशाम साहब, जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी कुछ महसूस किया, कभी बेशी, तो उस वक्त जब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 1970 कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर किया और टावर 2B को ख़त्म किया, तो उस वक्त भी ये सोच पीपल्स पार्टी के सामने थी कि अगर हम ये ख़त्म करते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और तब टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बन भी गया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस चीज़ पे यकीन ही नहीं रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर मैनिफेस्टो पे यकीन रखती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी इलेक्शन में उतरे हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपना मैनिफेस्टो, अपना मंशूर, अपना प्रोग्राम अवाम के सामने रखते हैं और उस मंशूर पे अवाम से वोट मांगते हैं। तो हमारे सामने पाकिस्तान के किसी भी लीडर की एंट्री नहीं है कि कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन मेंबर बनेगा, कौन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासत का बादशाह होगा। लेकिन आज की बात मैं बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के बादशाह को तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब लोग कहते हैं, और इस वक्त जो पॉलिटिक्स का मेंबर है उसको तमाम लोग जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को कंसिडर करते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि कोई सियासी लीडर माइनस ना हो, कोई सियासी जमात कमजोर ना हो। जहां तक PTI के चेयरमैन की बात है और PTI की बात है, तो PTI के चेयरमैन की सोच या PTI की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है वो पॉलिटिक्स की नहीं है। उनकी जो सोच है 9 मई के बाद जो 1 साल 4 महीने उस वो चेयरमैन ने और उसके कारिंदों ने जो मेरे अफवाज पाकिस्तान को, जो मेरे ISI को, जो मेरे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को पूरी दुनिया में कमजोर करने की नाकाम कोशिश की। और फिर 9 मई के बाद मेरे उन जवानों ने, जिन जवानों ने अपने खून से मेरे और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाया, उन जवानों के खून से गद्दारी करके मेरे पाकिस्तान की डिग्निटी पे वार किया। तो हम उन लीडरशिप की या उन जमातों की बात नहीं करते हैं, लेकिन हम जरूर पॉलिटिकल जमातों की बात करते हैं कि पॉलिटिकल जमातें मजबूत हो, लीडरशिप इलेक्शन में हिस्सा ले और पार्लियामान में ऐसे लोग आए कि उस पार्लियामान में उसका एक कद हो, उसके एक वजन हो, ताकि मुल्क और इदारों के लिए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए इकट्ठे मिलकर काम करे। जी तो तंगी और साहब, दूसरी बात, ठीक है तंगी साहब, आपने 9 मई का जिक्र किया, मेरा ख्याल है मैं फिर ब्रिगेड साहब से भी पूछ लेता हूँ। और फिर इस अंदाज से एक बड़ी सियासी पार्टी जिसने शब खून अपने आप पे मारा, अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा, और एक बड़ी सपोर्ट बेस उन्होंने ख़ुद अपना ख़त्म किया। तो हारिस नवाज साहब, आपको क्या लगता है कि मेरा ख्याल है सबको दुख है कि एक बड़ी पार्टी जिस अंदाज से
अपने लिए मुश्किलात पैदा की, अपना वोट बैंक ख़राब किया, और फिर वो अदारा जो कुर्बानी दर कुर्बानी देता है, वो अदारे उनके साथ काम करने वाले जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ी, वो तो कहते हैं अब दुश्मन की ज़रूरत नहीं थी, जो इस पार्टी ने कर दिखाया। और फिर जिस अंदाज से लोगों की जहन साजी की गई और इनकलाब के नाम पे जो बगावत कराने की कोशिश की गई, आपको नहीं लगता ब्रिगेड साहब ये ना सिर्फ उन्होंने अपने आप पे जुल्म किया, पाकिस्तान पे के साथ बहुत ज़्यादती की? जी आरिफ नवाज साहब आप सुन जी नवाज साहब आप सुन सकते हैं मुझे? जी बताइए, जी बताइए। जी मैं पूछ रहा था, मैंने कहा अभी तंगी साहब ने जिक्र किया 9 मई का, तो मैंने कहा ये फिर जिस अंदाज से एक बड़ी पार्टी जो थी उसने अपने आप के साथ ज़्यादती की, मुल्क के साथ ज़्यादती की, और फिर जहन साजी करके गलत तरीके से लोगों को उकसा के बगावत पे लेके आए उनको, और मुल्क में जो खिलवाड़ हुआ आज हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड एक क्रिटिसिज्म उनके लिए हो रहा है। नरम गोशा रखने वाले भी मुँह छुपाते फिरते हैं कि ये क्या किया। तो आपको क्या लगता है कि 9 मई के पीछे जो थे लोग, उन्होंने अपने साथ तो किया, मुल्क के साथ जो किया वो कोई अच्छा किया? देखें, इससे बड़ा मुल्क को नुकसान ये नहीं पहुंचा सकते, इसलिए कि चेयरमैन पीटीआई और उनके जो लीडर थे उन्होंने 25 मई 2022 को पेशावर से एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया कि जी वो फौज में, इस्टेब्लिशमेंट में मीर जाफर, मीर सादिक, फिर उसके बाद वो स्ट्रैटेजी के जानवर होते हैं, इस तरह के जो सारे, और एंड में चीफ आर्मी स्टाफ पे डाली कि उन्होंने 9 मई को किया। कल्मिनेट कब किया? 9 मई को। और बच्चों के माइंड्स को उसने ब्रेन वॉश किया, पॉल्यूट कर दिया, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। उससे बाद सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपना भी नुकसान किया। अगर ये कुछ भी ना करते, जैसे एक लीगल तरीके से हुकूमत गई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू, आप अपनी इलेक्शन मैच करते, आपने सब लोगों को मोबिलाइज कर लिया था, आप खामोश रहते। 14 मई को भी तकरीबन आपके सामने जो मीटिंग हुई है ख्वाजा साद रफीक एंड कंपनी है सऊदी शामिल कुरैशी, वहां भी हो गया कि तकरीबन के जुलाई के एंड में इन दिनों में असेंबली डिजॉल्व हो जाएगी बजट के बाद। इन्होंने कह दिया 14 मई को सब रिजाइन करेंगे। हर बात में ही हैज बीन प्लेइंग विद द इमोशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। उनसे बैठने की बात नहीं करी, मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर नॉर्मल इलेक्शन अक्टूबर भी होते और ये नॉर्मल पुरानी पोजीशन होती तो ही वाज एटलीस्ट सिंपल मेजोरिटी तो ले जाते, चले 2/3 को मैं बात नहीं करता, तो ही वुड हैव बीन वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। आपने तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। उसके बाद जिस तरीके से यादगारों के ऊपर जाके शोहदा के निशाने हैदर के वो कैप्टन करण शेर और उसके सोन के ऊपर जाके जो किया, ये इसकी कोई माफी है? ये इनको सोचने की बात है ना। इन्होंने एक दफा आके कहा कि नहीं, कोई भी मेरे अरेस्ट होने पे ये नहीं कहेगा कि कोई आज कानून को हाथ में लेकर बैठ जाएंगे, धरना देंगे लिबर्टी चौक पे या पीसफुल रैली निकाल लेंगे, ओके डन एग्रीड, जो कानून के मुताबिक है। ये आपको किसने कहा कि आप जब फौजी कंटोनमेंट पे जाएं, ये करें वो करें, बट ये चीज, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ ये चीजें इनको सोचनी थी। इससे मुल्क में दुश्मन के नैरेटिव को कितना फायदा हुआ। वो तो चाहते थे कि फौज और अवाम में लड़ाई हो जाए, फौज में जो ट्रस्ट है एक दूसरे का अवाम का वो खत्म हो, फौज कमजोर हो और फेडरेशन पाकिस्तान कमजोर कर लेंगी। तो ये मैं बातें करता हूँ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनको सोचना चाहिए था कम से कम। अब ये है कि जब कुछ लोगों को सजा मिलेगी तो इट विल एक्ट एज अ डेटरेंस फॉर अदर नॉट टू डू इट। अदरवाइज कल को इसी तरह दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और लेफ्ट पार्टी और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पार्टी, कोई उठती है आके यही काम शुरू कर देती है, जत्था उठता है ग्रुप पे आके कंटोनमेंट कर जाना शुरू करेगी, छोड़ देंगे। इसलिए फौज वेरी सेंसिटिव, इसलिए उन्होंने 2 दिन पहले डीजीएसपी ने प्रेस ब्रीफिंग की, मैंने बड़ी क्लियर बातें की है कि जी ये हमने अपना खुद जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हम देखिए ये कर ली है। इतने सीनियर ऑफिसर को हमें सजाई नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने काम में गफलत बरती। ठीक है, मेरा ख्याल है ये बड़ी अहम बात की आपने बरीड साहब। तंगी साहब से भी इस पर थोड़ा सा और पूछ लेते हैं। तंगी साहब, मैंने देखा है कि जब भी आप पीटीआई के लोगों से बात करते हैं, उनमें से ज़्यादातर जिनसे मेरी बात हुई है वो तो कंडेम करते हैं और कहते हैं कि इन्होंने अपने साथ भी ज़्यादती की, अपने वोटर के साथ भी ज़्यादती की। मेरा तंगी साहब आपसे एक सियासी सवाल है। देखें, ये सारे मामले में हम देखते हैं कि 14-15 महीने के बाद आज ये जो इस वक्त हम देखते हैं कि जो सियासी अमल रुका उसका नुकसान इमरान खान को हुआ, उसके बाद इलेक्शन दूर हुए, इसका नुकसान उनको हुआ, अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ नहीं लगा सके, उनको नुकसान हुआ। जब ये बातें इनके लोगों को बताई जाती हैं तो वहाँ पे कहते हैं हाँ जी ये तो गलत हुआ।
तो मेरा भी आपसे सवाल ये है कि ये किस तरह की सियासत थी कि अपना नुकसान किया और उसके बाद अपनी मंजिल इतनी दूर कर ली कि आज किसी को नहीं पता कि आपकी क्या फेट होने जा रही है, आप नायल होने जा रहे हैं, कितने अरसे के लिए अंदर होने जा रहे हैं, आपके लोगों के साथ क्या होगा। जी तंगी साहब। सब जब किसी भी जमात की या किसी भी लीडर की बुनियाद आप उसके नजरियात पे ना हो, उनके प्रोग्राम पे ना हो, अवाम की खिदमत पे ना हो, मुल्क और इदारों की मजबूती की और जमहूरियत की मजबूती के लिए ना हो, एक इमरान नहीं इसी तरह हजारों इमरान आएंगे और इसी तरह हजारों पीटी आएंगे और उसका अंजाम ही यही होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसलिए नहीं रखी थी कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो और जमहूरियत में तमाम लोगों को अपना हक मिले और आप जैसे एंकर को आज़ादी हो, बैरमन तंगी जैसे पॉलिटिकल वर्कर का अपना हक मिले, ब्रिगेडियर साहब के इदारे को अपना मैंडेट मिले और वो पाकिस्तान की हिफाजत करे और उनके अगर इदारों के नौजवान अपनी जानों की अपनी खून की कुर्बानी दें तो बैरमन तंगी और इख्तिशामुल हक उन नौजवानों की खून की इज्जत और एहतराम करे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद इसलिए रखी है और आज अल्लाह का शुक्र है कि हर एक आदमी ये एक्सेप्ट करते हैं कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ जुल्म हुआ है, जुडिशियल मर्डर हुआ है, शहीद बीबी के साथ हुआ है, उनके दो बेटों के साथ, भाइयों के साथ हुआ है, लेकिन गड़ी खुदाबख्श में 4 कब्रों के साथ साथ हजारों पॉलिटिकल वर्करों की कब्रें हैं और वो इस चीज की निशानदेही करते हैं कि हम पाकिस्तान इदारों और मजबूत जमहूरियत के लिए काम चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। जहां तक इमरान के नुकसान और उसकी पीटीआई के नुकसान की बात करते हैं तो मैं उसके नुकसान की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं उस नुकसान की तरफ जा रहा हूं जो कि मेरे दुश्मन मुल्क इंडिया ने 75 साल में मेरे आईएसआई को कमजोर नहीं किया था, मेरे अपाजी पाकिस्तान पे इल्जामात नहीं लगाए थे, मेरे पूरी दुनिया में अफवाजी पाकिस्तान के और आईएसआई के खिलाफ बैनर नहीं लगे थे। मैंने तो उस नुकसान को देखना है कि मेरे इदारों का कितना नुकसान हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 9 मई के बाद पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम ने अफवाजी पाकिस्तान और उनके शुहदा और उनके लवाहिकीन को मैसेज दिया कि हम आपके साथ हैं, हम आपके बच्चों के, अपने भाइयों के, आपके बेटों के खून को जाया नहीं करने देंगे। तो मैं समझता हूं कि यहाँ मैंने इमरान और उसकी जमात की नुकसान को नहीं देखना है, मैंने अपने मुल्क के उन इदारों के नुकसान को देखना है, उन इदारों की जवानों के कुर्बानियों को, शहादतों को देखना है कि उसने मेरे उन इदारों को कितना नुकसान किया। और ऐसी पार्टीज का अंजाम यही होगा जिसकी बुनियाद आपने नजरियात पे नहीं रखी थी। जब मीनार पाकिस्तान पे जलसा हुआ तो उस दिन से लेके 9 मई तक, 8 मई तक आप उसकी सियासत को देख लें। जब वो अपोजिशन में थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकले, आप उनकी स्टेटमेंट, उनकी फुटेज, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी तकारीर निकाल दे, आपको उसमें पॉलिटिकल विजन नजर नहीं आएगा। उसकी पार्टी की गाली गलोच और पाकिस्तान की सियासत को गंदा करने में 100% रोल है। आज छोटे बड़े का तमीज खत्म हो चुका है। आज तंगी साहब माजरत चाहता हूँ, छोटा सा वक्फा लेंगे, वापस आएंगे इसी इशू पे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। तंगी साहब, अब जबकि हम देख रहे हैं सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है, इलेक्शन की बातें हो रही हैं, लेकिन साथ साथ यही कहा जा रहा है कि जी शायद इन्हीं जमातों का कंटिन्यूएशन होगा। पीडीएम की जमातें जो है ना वो अपनी सीट एडजस्टमेंट करेंगी, कोई एक दूसरे के साथ ताउन करेंगी और फिर यही हुकूमत होगी। लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया यहाँ तक कि जी अगले वज़ीर-ए-आज़म भी शहबाज शरीफ साहब होंगे। और फिर बड़ी बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर जो उन्होंने नेशनल असम्बली में की थी, जितनी तारीफ़ें उन्होंने शहबाज शरीफ की थी शायद ज़िंदगी में किसी की नहीं की। सवाल मेरा आपसे है कि क्या आपको लगता है कि अगर यही सेटअप होता है तो पीपल्स पार्टी को सूट करता है कि शहबाज शरीफ साहब हों, और दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले हैं या जो लोग कहते हैं कि जी चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनवाना है, उसके लिए राह हमवार कर ली गई है, सारी चीज़ें तय कर ली गई हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि वो उनको पाकिस्तान आना पड़ा तो जेल भी चंद दिन के लिए जाना पड़ा तो घर को सब जेल करार दे दिया जाएगा और प्रोसेस में चीज़ें ठीक हो जाएंगी और अगला मंजरनामा जो उनके हक़ में जाएगा सियासी तौर पे नवाज शरीफ साहब के। तो सवाल यह है कि जी क्या लगता है। और फिर दूसरी तरफ जो बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की ख्वाहिश है जरदारी साहब की, वो तो फिर इस तरह पूरी होती नज़र नहीं आ रही। देखिए एहतिशाम साहब, जहाँ तक आपकी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की
तारीफ की बात कर रहे हैं तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो सेलेक्टेड साहब को भी कहा था कि आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, फॉर द सेक ऑफ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम, फॉर द सेक ऑफ पार्लियामान, फॉर द सेक ऑफ इंस्टीट्यूशन। लेकिन उसको उसका पॉलिटिकल विजन ही नहीं था। आज अगर मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मियां साहब की तारीफ करते तो नाउ ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो हम इत्तेहादी जमात है, अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की इज्जत और एहतराम नहीं करते तो कौन करेंगे? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ये शेवा है कि अपने इत्तेहादी जमातों की इज्जत और एहतराम करते हैं, और पीएम की इज्जत और एहतराम हमारा फर्ज है, हमारा सियासी फर्ज है कि हम उनका एहतराम करें। तंगी साहब, लोग कहते हैं कि ये सारे सियासी मफादात की बात है। जब चंद दिन पहले आपने देखा था, बड़ी सख्त तकरीर की थी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि 25 अरब रुपया सैलाबों के लिए, सैलाब के लिए जो हमें देना था आपने ना दिया सिंध गवर्नमेंट को, तो हम बजट मंजूर कराने में आपकी मदद नहीं करेंगे। जी सर यही तो मैं आपकी तरफ ये सवाल के अच्छा क्या कि आपने रिपीट किया, मैं इस सवाल की तरफ वो दो बातें मैंने अब, क्योंकि अभी मैं आता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये डिमांड किया था कि हम बजट पास होने नहीं देंगे, और मैंने सीनेट स्पीच भी कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं कि जो कमिटमेंट आपने की है सिंध अवाम के साथ ड्यूरिंग द फ्लड, उसको ऑनर करे। अगर हम अवाम के हुकूक पर फिर कंप्रोमाइज करते तो फिर पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टी का फर्क कहां है? यही तो फर्क है कि पीपल्स पार्टी इज्जत और एहतराम भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए पूरी दुनिया को साबित करेंगे हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। लेकिन जब अवाम की बात आती है, जब अवाम के हुकूक की बात आती है, तो फिर हम अपनी सियासत कुर्बान करते हैं, हम अपनी रिश्तेदारियां कुर्बान करते हैं और हम अवाम के साथ होते हैं। जहां तक एहतिशाम साहब आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की कि प्राइम मिनिस्टर होगा मियां शहबाज शरीफ साहब, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा प्राइम मिनिस्टर तो होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। इसलिए और उसके लिए हम काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, और हम उम्मीद भी रखते हैं कि अवाम हमारे मंशूर और मैनिफेस्टो पे हमें ज्यादा सीटें देंगे ताकि प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। तंगी साहब, ठीक है, समझ आती है कि अभी हालिया जो दौरे किए गए जरदारी साहब की तरफ से, लाहौर भी गए और बहुत सारे लोग जो है ना वो ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब से वो पीपल्स पार्टी में शामिल भी हुए। सवाल ये कि जी कितने कलेक्टिबल्स जो है ना वो पीपल्स पार्टी में आए हैं, कितने तगड़े लोग आ गए हैं कि जो आपकी कमी कहा जा रहा है कि जी 10 से 15 सीट्स की कमी है, वो आप कुछ सीटें कराची से ले लेंगे, जिस तरीके से लोग कहते हैं जुर्लू फेर के आपने मेयर बनाया, इसी तरह से आप कराची का इलेक्शन भी कराएंगे और वहाँ से सीटें निकालेंगे, कुछ एडिशनल सीटें निकल आएंगी दही सिंध से, तो फिर उस वक्त आप आसानी के साथ बिलावल भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। जी देखिए एहतिशाम साहब, मैं आपको 2008 की बात बता दूं, आपके सवाल की तरफ आना चाहता हूं। 2008 में भी हमारे पास एमएनएज नहीं थे, लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिटिकल विजन की वजह से हमने अपनी 5 साल मुद्दत पूरी की, हमने तारीखी कानून साजी की, हमने प्रेसिडेंट हाउस की ताकत पार्लियामान मुंतकिल की, हमने 1970 कॉन्स्टिट्यूशन बहाल की, हमने 18वीं तरमीम दी इस मुल्क को तोहफे शक्ल में। तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के पास ज्यादा अक्सरियत भी नहीं आई, तो इंशाल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब की दूरंदेशी और उसकी कंसेंसस पॉलिटिक्स इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। लेकिन हमने उस वक्त भी मियां साहब को दावत दी थी और उसको पार्टी में शामिल कर हुकूमत में शामिल किया था कि आइए हमारा साथ दें मुल्क के लिए, इदारों के लिए और पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए। तो अगर पीपल्स पार्टी ने मेजॉरिटी ली, फिर भी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब दावत देंगे तमाम लीडरशिप को कि आइए हम सब मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल दें। लेकिन जहां तक आपने कहा जर्नल की बात आपने देखी, पीपल्स पार्टी आवाम के वोट पे यकीन रखने वाली जमात है। एहतिशाम साहब आप कुछ भी कहें, लेकिन अगर आप हमारी जीत को ये नाम देते हैं तो ये मुझे दुख होगा। लेकिन इसलिए मेहरबान तंगी साहब, माजरत के साथ पंजाब में तो आपने जिस तरह डेंट पड़ सकता था किसी और जमात में और आपकी पार्टी कुछ का फ़ायदा ले सकती थी, वो तो अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आता। सीट अरेंजमेंट्स पे बड़ी बातें आपने PMLN के साथ की हैं, वो मानते नहीं हैं जरदारी साहब, वो कहते हैं नहीं हमारी ये सेंट्रल पंजाब की कुछ सीटें हैं, हम इसमें से नहीं दे सकते आपको। तो फिर आप बताएं ना, कौन सा आप बताएंगे किस जगह? जनूबी पंजाब में कुछ हलकों में हम कह सकते हैं, सेंट्रल पंजाब जो अब देख लें आपका लाहौर से अटक तक है, 144 MNS की सीटें हैं, यहाँ पे कहाँ आपको वो एडजस्ट करेंगे, कहाँ से आपको सीटें निकाल के दे सकते हैं और आप अपने बंदों को जितवाएं वहाँ पे? जी देखिए एहतिशाम साहब, आज से 1 महीने पहले आप जैसे एंकर्स के साथ मेरा जब टॉक शो होता था तो आप कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सिंध तक महदूद है और उसकी किसी जगह पे एंट्री नहीं है। लेकिन 1 महीने के बाद आप कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी आ रही है और वो मजबूत होती जा रही है।
तो अभी इलेक्शन में तो 4 महीने हैं, आप देखेंगे इंशाल्लाह सेंट्रल पंजाब में और जुनूबी पंजाब की तरह, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त सबसे ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, इसी तरह बलूचिस्तान में आ रहे हैं। तो अभी इंशाल्लाह आने दें, जब ये केयर टेकर हुकूमत आ जाए, और अभी उसमें भी तकरीबन 40-45 दिन बाकी हैं, उस तक इंतजार करें, इंशाल्लाह हालात ठीक होते जा रहे और अवाम भी समझती है कि हम कौन से पार्टी को वोट दे दें ताकि उस पार्टी की हुकूमत में हमारी बुनियादी मसाइल हल हो। लेकिन तो मैं इसमें समझता तंगी हूँ साहब कि ये भी तो है ना कि अब अगला इलेक्शन जब होगा, आपकी पार्टी इलेक्शन में जाएगी, तो कारकर्दगी की बुनियाद पे ही आप वोट ले सकेंगे ना। तो लोग फिर मिसाल देते हैं कि जी 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है, लेकिन सिंध के हालात अभी भी नहीं बदले। दही सिंध में, अंदरून सिंध में लोगों की मुश्किलात हैं, और ये कहा जाता है कि पिछले 10 बरस में 60 बिलियन रुपया सिर्फ लाड़काना के लिए दिया गया, लेकिन वहाँ पर जाके देखें बुरा हाल है, कोई तरक्की नहीं हुई, कोई नए प्रोजेक्ट नहीं तरक्याती शुरू हुए। तो इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि जी सारा पैसा करप्ट प्रैक्टिस की नज़र हो जाता है। तो ये इसका जवाब आप क्या देंगे? एहतशाम साहब, यहाँ पे 9 साल हुकूमत रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे आप कोई प्रोजेक्ट बताएं। एक प्रोजेक्ट जो मेट्रो की है, उसने आई थिंक कि उसमें अरबों रुपए की करप्शन हो चुकी है और आज वो गली मोहल्लों में घूम फिर रही है। लेकिन मैं 15 साल की हुकूमत के जवाब आपको दे दूं कि आप डिस्ट्रिक्ट तर में जाएं, आप वहां पे इंस्टीट्यूशन को देख लें हेल्थ सेक्टर में कि पूरी पाकिस्तान से लोग वहां जाके फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए की, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको शिफा भी देते हैं। आप जाए वहां यूनिवर्सिटीज में, जो 15 साल की तारीख में जो बड़ी यूनिवर्सिटियां बन गई हैं, ये भी एक तारीख है। मैं समझता हूँ कि ये 3 सेक्टर्स में जो पावर में एनर्जी में जो उसने कितना मेगावाट बिजली प्रोवाइड किया आफ्टर द 18 अमेंडमेंट्स, वहां पे हेल्थ में जो रिवॉल्यूशन लाई, वहां जो एजुकेशन सेक्टर में रूरल, तो ये 15 साल की मेहनत है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के आवाम को दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आप कंपेयर करें 9 साल की हुकूमत में कि वो कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा हॉस्पिटल है जो इमरान ने उसकी बुनियाद रखी है। उस वक्त 80 अरब रुपए कर्जा चले था, उसको छोड़ देते हैं। तंगी साहब, अगर आप ये बात करते हैं कि पेशावर के BRT प्रोजेक्ट में करप्शन हुई, अगर PTI ने करप्शन की फ़र्ज़ करें, तो इसका मतलब यही नहीं है कि आपकी जो बारे में इल्ज़ाम लगता है करप्शन का, उसको कंडोन कर दिया जाए। जी नहीं, मैं आपको अरबों रुपए की करप्शन की बात करूं, उससे जब BRT बन रहा था तो उससे अरबों रुपए का नुकसान उसने मत है कि उसको तोड़ फोड़ करके तमाम ब्रिजेस को, तमाम चीजों को, तमाम ग्रीन बेल्ट्स को अरबों रुपए उस पर लगे थे, उसको खत्म किया। और फिर जो उसने गाड़ियां मंगवाई हैं, आज वो गाड़ी कहाँ खड़ी है, आज उस गाड़ी में कितने लोग जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, उस दिन मेरा खैबर न्यूज को मैंने 3 मिनट का एक क्लिप दिया था, वीडियोस मैंने पैगाम दिया था। आज 99.99 वो ठीक होता जा रहे हैं। और मैं आज आपके टॉक शो में कह रहा हूं कि नेक्स्ट 1 ईयर में आई थिंक कि ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के गरीब आवाम का अरबों रुपए हड़प किया, जिससे 2018 का इलेक्शन इमरान ने इस प्रोजेक्ट के पैसों से लड़ा है, पूरे मुल्क में अरबों रुपए से। तो मैं आपको एक दफा फिर बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान के गरीब आवाम के साथ ज्यादती थी, ये सिर्फ इल्जाम नहीं है। आज मैं आपको प्रैक्टिकली आपको दावत देता हूं, ईद के बाद आ जाएं और मैं चलें, ठीक है तंगी साहब। अब ये कराची के इलेक्शन के बारे में बड़ी बातें हो रही है। मेयर का इलेक्शन हुआ, आपने देखा जिस अंदाज से मुर्तज़ा वहाब साहब जीत गए हैं। 193 वो कहते हैं नंबर गेम में थे। आप जमात इस्लामी और PTI के मेंबर मिला के आपके 172 के करीब वोट थे। लोग कहते हैं कि लोगों को आने नहीं दिया गया, और फिर कहा जाता है कि जरदारी साहब ने मुबैना तौर पर माल चलाया, लोग पैसा खा गए। PTI के कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लोग बिके भी हैं। तो फिर आप लोग कहते हैं कि ये मंजरनामा जब रिपीट होगा वहाँ पे मुल्क के पूरे इलेक्शन में, तो जरदारी साहब फिर वही ये काम दिखाएंगे। जी एहतशाम साहब, अल्लाह से खौफ करे आप भी और ये नईम रहमान साहब भी, दोनों। उसकी पार्टी का एक MPA है, तो अगर मैं उस पर इतराज करूं कि आपकी 133 सीट कैसी बने, आपने फ्रॉड किया, आपने डाका डाला कराची पर, उसका जवाब उनके पास नहीं है। फिर वो कह रहे कि इन लोगों को अगवा किया, तो फिर PTI के इस प्रेसिडेंट सिंध ने उन लोगों को पार्टी से क्यों निकाला? उनको तो पता है ना कि ये लोग तो ऑलरेडी अगवा हो चुके थे। तो ये अगवा होने वाले लोगों को पार्टी से उसकी बुनियादी रुकनीत खत्म करने की बात कहां तक सच? लेकिन ये जो मुशर्रफ की भी टीम है, जमात इस्लामी, जो नफरत की सियासत कर रहे हैं, नईम रहमान ने एक दफा फिर ये कोशिश इल्ताफ हुसैन बनने की नाकाम कोशिश की, और वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा उसूल की सियासत,
और और एक इज्जत की चीज़ सियासत तंगी में साहब, वक्त कम है, ये भी जवाब दे दें। वो कहते हैं कि जी लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम करके आपने जिस अंदाज से मुर्तज़ा आपको कैंडिडेट बनाया, अब उसके बाद वो इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। करना तो यही है कि किसी यूनियन काउंसिल के मेंबर हुए बगैर आपने उनको बना दिया मेयर। लोग ये कहते हैं मुझे ये भी बताएं, आनी तौर पर गलत किया आपने। एहतशाम साहब ये मुझे बताएं कि नसरीन जलील साहब के बारे में भी आप बताएं। ये जो जुमा इस्लामी के 2 मेयर्स आ चुके हैं उनके बारे में भी बताएं, नईम और रवान। इससे पहले जो मेयर्स बने हैं उनके बारे में भी बताएं कि क्या उनको उनको उस वक्त मेंबर्स थे जो मेयर बने थे। देखिए, ये ऐसी बातें नहीं है कि अवाम को याद नहीं है या आपको या मुझे याद नहीं है, अवाम को याद भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी का शेवा ये रहा है कि वो झूठ पर यकीन रखते हैं चलें, और इसी माजरत के वजह साथ से तंगी साहब, वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।